डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसे ऊप्स बोलते हैं। ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक्चुअली अभी तक जो हमने पढ़ा या देखा वो हम एक सिंगल क्लास का यूज करके और उसमें एक मेन मेथड होता था जो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी। ठीक है। और जो क्लासेस होंगी वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज करेंगी। ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो आगे हम इसी पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मीनिंग है कि अ, एक जो फोकस होता है, फोकस अब जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट पे रहेगा, यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी पे रहेगा। इसको आगे और भी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद फिर आगे इसी के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म based on the concept of objects. Objects contain data and methods. Fields, इन्हें आप fields और functions भी कह सकते हो। Ops provides modularity, reusability and scalability. तो एक जो ऑप्स क्या है कि एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है, यानी प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है, जो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जो फील्ड्स रखेगा यानी डेटा रखेगा और फंक्शंस यानी मेथड्स रखेगा। ठीक है। और हम यूज क्यों करते हैं ओप्स को? तो एक्चुअली ये हमें मॉड्युलरिटी प्रोवाइड करता है। मॉड्युलरिटी से मीनिंग है कि हर चीज जो जिस टाइप की चीज होगी वो अलग रखी जाएगी। ठीक है। वो अलग अलग मॉड्यूल्स में रखी जाती है, इसलिए इसके मॉड्युलरिटी, ये मॉड्युलरिटी हमें प्रोवाइड करता है। ऐसा आप समझो। रीयूजेबिलिटी, एक चीज हमने एक बार बना दी तो हम उसे उसे उठा के और दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, तो ये रीयूजेबिलिटी हुआ। ठीक है। एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी अगर कहीं कोई चेंजेस वगैरह आ गया, ठीक है, तो प्रोग्राम खुद से ही इतना कैपेबल हो कि उसे हैंडल कर सके। ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ ऑप। तो फोर पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर पिलर्स हैं। पहला होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? और इन वर्ड्स को सुन के घबरा मत जाना। एक्चुअली में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इनका नाम है। अब किसी का नाम टफ हो जाए तो अलग, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन है कि किसी चीज को एक उसमें बाइंड कर देना है। ठीक है। जैसे क्लास, क्लास की बात करें तो क्लास में मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक साथ बाइंड रहती हैं, तो इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अभी आगे जब हम क्लास पढ़ेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो उसमें ये चीजें क्लियर होंगी कि क्या डेटा मेंबर है, मतलब मेथड्स, प्रॉपर्टीज क्या है, डेटा मेंबर और मेथड्स यानी फंक्शंस कैसे क्लास में रहती हैं और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर डेटा को एक नेम में बाउंड कर देना। ठीक है। जैसे क्लास है तो एक क्लास में हम क्या बाउंड कर देते हैं? मेथड्स, डेटा मेंबर्स और उसके मेथड्स को रख देते हैं। ठीक है। और ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है। इसमें जो डेटा मेंबर्स हैं या मेथड्स हैं वो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि अगर वो प्राइवेट है तो इसका मीनिंग है कि वो सेम क्लास में ही यूज होगा, उसे क्लास के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। सपोज करो जैसे पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप किसी दूसरे को तो बताना नहीं चाहोगे। ठीक है। तो इसलिए जो पासवर्ड होता है वो प्राइवेट रखा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस होता है कि एक इनहेरिटेंस को ऐसे आप समझ लो कि जैसे पिता के कुछ गुण बच्चे में भी आ जाते हैं। इसको हिंदी में इनहेरिटेंस को बोलो तो अनुवांशिक, अनुवांशिकता। ठीक है। तो पिता के कुछ गुण बच्चे में भी आ जाते हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास या बेस क्लास और सब क्लास,
इसका मेथड चलता है। यहाँ पे जैसे सपोज करो ये बेस क्लास है, बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड। ठीक है, तो डिराइव क्लास जो है वो बेस क्लास के मेंबर्स को यूज कर सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, उसी तरह से मतलब कहने का कि एक क्लास अगर पहले से डिफाइन हो गई और उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज हैं तो वो उसे जरूरत है बी क्लास में भी यूज करने की, तो हम उसे सीधा एक्सटेंड कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, देन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉली, पॉली से मीनिंग है कई। अगर हिंदी मीनिंग आप देखो तो पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मैन। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग हो जाएगा वन थिंग, वन थिंग मैनी फॉर्म्स। वन थिंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि कोई एक चीज कई फॉर्म में यूज की जा सके, उसे उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इसके अंतर्गत फंक्शन, इसके अंतर्गत ओवरलोडिंग आता है, मेथड ओवरलोडिंग, और वो रन टाइम या कंपाइल टाइम में पॉसिबल होता है। ठीक है, देन अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिर्फ नेसेसरी चीजें यूजर्स को शो करना। ठीक है, जैसे आपने स्वीट तो खाया होगा। ठीक है, तो आप सीधा स्वीट खाते हो, ये नहीं पूछते हो कि ये किस तरह से बनाया गया, किस गाय से दूध लिया गया या किस भैंस से दूध लिया गया। ठीक है, आपको बेसिक मतलब किससे होता है? स्वीट से होता है। बाकी उसके पीछे प्रोसेस क्या हुआ उससे आपका मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपकी बाइक है, आपने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, तो आपने किक लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आपको उससे मतलब नहीं है कि हमने क्लिक किया, जब क्लिक मारा तो अंदर क्या हुआ और उसके बाद वो स्टार्ट क्यों हुई। ठीक है, आपको मतलब किससे रहता है कि क्लिक करो और स्टार्ट करो और अपने डेस्टिनेशन को पहुंचो। ठीक है, तो इसी को अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अननेसेसरी चीजें जो है यूजर से हाइड कर देने को अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, हाइडिंग अननेसेसरी थिंग्स टू द यूजर। ठीक है, तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज अ क्लास? तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ए क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ब्लूप्रिंट से क्या मीनिंग है? सपोज करो आपके घर का नक्शा है। ठीक है, आपके घर का नक्शा किसी ने बना दिया है और आपको अब घर बनवाना है उसी तरह से। तो जो वो नक्शा आया उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं, यानी कि ये एक वर्चुअल एंटिटी, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है। जैसे नक्शा किसी ने अगर बना के दिया तो क्या एक्चुअल में घर बन गया? नहीं, एक्चुअल में घर नहीं बना। ठीक है, लेकिन उसने एक स्ट्रक्चर दे दिया कि इसी तरह का घर आपको बनवाना है। ठीक है, तो उसी उसी को हम यहाँ पे क्लास कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और वो एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, और वर्चुअल एंटिटी बोल सकते हो, क्लास इज अ वर्चुअल एंटिटी। डिफाइंस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। तो क्लास के अंदर क्या होता है? फील्ड्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, यानी बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, कार नाम की क्लास है। ठीक है, या अगर आप ये देखो तो एक कार नाम की क्लास है। ठीक है, क्लास हम पहले से भी क्रिएट करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या था कि हम सिंगल क्लास क्रिएट करते थे, उसी में मेन मेथड रख के उसे प्रोसेस कर लेते थे, है ना। तो देखिए इसमें ये जो स्ट्रिंग ब्रांड और इंट स्पीड, ये दोनों क्या हैं? फील्ड्स हैं, या प्रॉपर्टीज इन्हें आप बोल सकते हो, फील्ड्स बोल सकते हो। क्या? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज और फील्ड्स। ठीक है, और जो ये डिस्प्ले डिटेल्स
मेथड बना हुआ है, इसको आप मेथड बोल सकते हो या बिहेवियर बोल सकते हो या फंक्शन बोल सकते हो। मेथड, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कितनी भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और फील्ड्स, मेथड्स भी कितने भी एक क्लास में डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास बनी हुई है, ये ब्रांड और स्पीड दो प्रॉपर्टीज हैं इसमें, और एक मेथड है जो ब्रांड और स्पीड को प्रिंट करता है। जब भी हम इसे कोई यूज करेगा इस मेथड को, तो ये ब्रांड और स्पीड को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास। आगे हम क्लास और जो भी कॉन्सेप्ट है इनमें और भी ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ड एंटिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो क्लास था, ठीक है, उसी का ये एक इंस्टेंस है, आप कॉपी कह सकते हो कि उसी की एक कॉपी है, ठीक है। बट ये क्या है? ये रियल है, यानी कि अगर क्लास और ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंस डिफाइन करो, तो क्लास क्या है? क्लास वर्चुअल एंटिटी है, यानी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, वो एक नक्शा है, आपके घर का नक्शा है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका घर है, आपका घर बन गया तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी हो गई, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि एक नक्शा है और दूसरा बन गया, तो वो ऑब्जेक्ट जो बन गया घर वो है, तो वो घर आपका एक ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी क्लास का? क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, और देन क्लास नेम, देन ये दो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी ऐसा कहें क्लास नेम, जिस क्लास का भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, क्लास, क्लास नेम पहले रहेगा, फिर इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू नहीं, इस पे क्लास का नेम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नेम obj1 इसे हम नाम दे देते हैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड जो मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास नेम। अभी तक हमने स्कैनर वगैरह का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है आपको? स्कैनर का बनाया है, एक रैंडम मेथड लिया था, उस रैंडम क्लास का बनाया था, ठीक है। तो वो सेम इसी तरह से हमने इसी तरह से उसे क्रिएट किया था, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी यानी क्लास की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम, यानी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो, और डॉट ऑपरेटर प्लस प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी, ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी नेम या मेथड नेम, प्रॉपर्टी या मेथड दोनों को आप इसी तरह से एक्सेस करते हैं। प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ ये, और जब मेथड आप यूज करोगे तो उस केस में ब्रैकेट भी यूज करोगे, क्योंकि मेथड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार वन डॉट ब्रांड इक्वल टू टोयोटा, इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने कि ब्रांड में टोयोटा स्टोर कर दिया और स्पीड में 120 डाल दिया, और उसके बाद इसे कॉल किया, तो ये रिजल्ट इसका क्या देगा? ब्रांड टोयोटा और स्पीड 120, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट थ्रो करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट क्लास, क्लास में डेटा और मेथड्स को बाइंड कर देना, ठीक है, यानी एक ही क्लास के अंदर रखना, वो क्या है? इनकैप्सुलेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसी जो डेटा मेंबर्स और मेथड्स हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सेस करने से, ठीक है। कोई दूसरा या क्लास के बाहर अगर कोई मेंबर है, कोई क्लास है, कोई मेथड है, तो वो डायरेक्टली इन्हें यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। यहाँ एग्जांपल आप देख लो, बैंक अकाउंट, ये प्राइवेट मेंबर आ गया यहाँ पे, प्राइवेट, इसके अब बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो एक्सेस मॉडिफायर हैं।
बट अभी आप ऐसा समझो कि अगर प्राइवेट लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट क्लास के अंदर तक ही है, क्लास के बाहर भी वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्राइवेट डबल बैलेंस, प्राइवेट डबल बैलेंस मतलब डबल डेटा टाइप है और बैलेंस डेटा टाइप का नेम है। प्राइवेट क्या है, ये बता रहा है कि ये क्लास के अंदर ही यूज होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पब्लिक है, यानी ये कहीं भी यूज हो सकता है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वाइड जो है इसकी रिटर्न टाइप है। वाइड का मतलब, रिटर्न टाइप का मतलब कि नथिंग टू बी रिटर्न, मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा अंदर जो कुछ भी स्टेटमेंट उसके दिए होंगे। और डिपॉजिट मेथड का नेम है। देन ये आर्गुमेंट्स है, डबल अमाउंट। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी पास होगा वो बैलेंस प्लस अमाउंट, यानी बैलेंस जो आपका रहेगा उसमें प्लस कर देगा। ये बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया हुआ है डिपॉजिट करने का, कि जब आप डिपॉजिट करते हो तो जितना आपके पास बैलेंस होता है उसमें नया अमाउंट जो आके ऐड हो जाता है, तो वो ऐड करने का यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए गेट बैलेंस, पब्लिक डबल गेट बैलेंस करके है। तो गेट बैलेंस से मतलब आपको अगर अपने बैलेंस को जानना है तो उस केस में आपके बैलेंस को ये रिटर्न करता है। डबल जो है डेटा टाइप है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ठीक है, और वो रिटर्न भी क्या करेगा, डबल टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और बैलेंस क्या है, डबल टाइप की का डेटा टाइप, यानी जो कुछ भी आपके पास बैलेंस में रहेगा वो यहाँ से बैलेंस शो कर देगा, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन, एक यूनिट में ही इसने चीजों को बाइंड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आ गया इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास जो है एक प्रॉपर्टीज या मेथड्स को इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास से। यानी आप ऐसे समझो कि ये आपके पास पेरेंट है, पेरेंट और एक चाइल्ड। ठीक है, ये दो क्लासेस हैं। इसमें पेरेंट क्लास जो है चाइल्ड को, जो चाइल्ड है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी इस पे आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज मेथड जो कुछ भी डिफाइन है। ठीक है, तो ये भी एबल हो जाता है इसके मेथड्स या प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। प्रमोट्स कोड रीयूज। देखिए, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, प्रमोट्स कोड यूज रीयूज। तो कोड रीयूज का मतलब कि आपने पहले से ही चीजें यहाँ जब डिफाइन कर रखी हैं, तो और यहाँ भी उसी की जरूरत है दूसरी क्लास में भी, तो आप क्यों इसे बार बार लिखोगे। आपने जब लिख रखा है उस मेथड को, तो आप सीधा क्या करोगे कि उसे यहाँ इसमें इनहेरिट कर दोगे, और ये क्लास भी अब यूज कर, कर सकती है आपके पेरेंट क्लास के मेंबर्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, तो एनिमल नाम की एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, और इसमें ईट नाम का एक मेथड बना हुआ है, और ये ईट मेथड क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज एनिमल ईट फूड्स, दिस एनिमल ईट्स फूड। ठीक है, तो दिस एनिमल ईट्स फूड। अब यहां पे देखो, डॉग, डॉग नाम की एक क्लास बनी है जो एक्सटेंड कर रही है। इनहेरिटेंस एक्चुअली में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके होता है, एक्सटेंड्स देन एनिमल। तो अब इसका मतलब है कि जो ये डॉग है ना, ये एनिमल के इस मेथड का यूज कर सकता है। यानी जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉग का, तो हम इसे इसे भी कॉल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इस मेथड को भी, यानी ईट मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं। अब कहने का मतलब कि डॉग के पास दो मेथड्स हो गई, एक ईट हो गई और एक बार्क हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि एक चीज को मैनी फॉर्म्स में यूज कर लेना। ठीक है, तो एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स, यानी अगर आपके पास आटा है, ऐसा एग्जांपल दूं, आपके पास आटा है तो आप उसका रोटियां भी बना सकते हो, आप उसकी पूड़ियां भी बना सकते हो, या अदर और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का इसी तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि एक क्लास है या एक फंक्शन है, तो उसे कई तरह से कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ओवरलोडिंग है। ठीक है, यानी मैनी फॉर्म्स, एक चीज को मैनी फॉर्म्स में आपने डिफाइन कर दिया।
ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐड एक क्लास है कैलकुलेटर, ये मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली टू टाइप का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो कंपाइल टाइम में ही चीजें डिफाइन हो जाती हैं, डिक्लेयर हो जाती हैं, वो बोला जाता है कंपाइल टाइम पे। जैसे इंट ऐड और इंट ऐड, ये दोनों सेम मेथड, आप देखो तो सेम टाइप और सेम सिग्नेचर के मेथड्स हैं, और दोनों का नेम सेम है, बट आर्गुमेंट डिफरेंट है, ठीक है। यानी ये 2 नंबर्स को सम करके रिटर्न करेगा और ये 3 नंबर्स को सम करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है इसी में मेथड ओवरराइडिंग, ये रन टाइम सॉरी कंपाइल टाइम है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये मेथड ओवरराइडिंग जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्लास, यहाँ देखिए, यहाँ एक क्लास बनी हुई है एनिमल, ठीक है। इसमें एक मेथड डिफाइंड है वॉइड साउंड, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि एक एनिमल में एक साउंड इस तरह का एक मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसे एक्सटेंड कर लिया कैट क्लास के लिए, ठीक है। कैट क्लास ने इसे एक्सटेंड कर लिया, यानी ये सुपर क्लास हो गई, बेस क्लास हो गई, या पेरेंट क्लास हो गई एनिमल। और जो कैट है वो चाइल्ड क्लास बोल सकते हो आप, और सब क्लास बोल सकते हो, ठीक है। और डिराइव क्लास बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम मेथड और सेम सिग्नेचर है, मतलब मेथड का जो नेम है वो भी वो साउंड है, इसमें भी देखिए मेथड की टाइप और नेम सेम है, ठीक है। और ये प्रिंट क्या कर रहा है, कैट म्यूज, ठीक है, वो बिल्ली का साउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड हो रहा है ना एक मेथड, जो साउंड मेथड वाइड साउंड इसका ये ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी है वो मेथड और यहाँ पर भी है, बट इसकी डेफिनेशन है, या इसका आप बोलो कि इससे पहचानोगे कैसे, तो सिग्नेचर सेम होना चाहिए, यानी मेथड का नेम और उसकी टाइप सेम होनी चाहिए, आर्गुमेंट उसके सेम होने चाहिए, ठीक है, जैसा कि ये है। और बेस क्लास, बेस क्लास यानी जो डिराइव क्लास है यानी चाइल्ड क्लास, वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करे तभी ये ओवरराइड कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं हुआ है तो ये मेथड की ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगी। और इसको पहचाना कब जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा, अगर आप देखो तो कैट के पास 2 साउंड हो गए ना, 2 मेथड साउंड के हो गए ना, एक साउंड हो गया, एक यहाँ पर भी साउंड हो गया। तो अब आगे जब हम इसे यूज करेंगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा साउंड यूज हो, ठीक है। तो वो रन टाइम में डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉल करेंगे उसको, तो वहां पर वो डिफाइंड होगा कि हम कौन से साउंड को यूज करना चाह रहे हैं, तो वो रन टाइम में होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन है कि अननेसेसरी चीजों को यूजर से हाइड कर देना, मैंने बताया। तो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब अंदर क्या हुआ उस चीजों को हाइड कर देना, और एक्सपोजिंग ओनली इसेंशियल फीचर्स, और सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना, ये है अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्शन जो है अचीव यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करके हम उससे अचीव करते हैं, या इंटरफेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम इंटरफेसेस और अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि अब्स्ट्रैक्शन क्या है, कि नेसेसरी चीजों को सिर्फ दिखाना और अननेसेसरी चीजों को हाइड कर देना।
और इंटरफेस, जब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक इंटरफेस बना है व्हीकल, और इसमें डिफाइंड कर दिया गया, सिर्फ डिक्लेयर किया गया वाइड डिराइव नाम का एक फंक्शन। और मेथड इंटरफेस की विशेषता है कि इसमें बॉडी फंक्शंस की नहीं लिखी जाती है, सिर्फ उसका फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो वाइड डिराइव ये वैसे ही इंटरफेस है जैसे आपके पास बुक होती है, तो पहले क्या लिख दिया जाता है, उसकी हेडिंग्स लिख दी जाती हैं कि किस चैप्टर में, किस पेज में कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो उसी तरह से ये सिर्फ हेडिंग्स देता है। ठीक है, यानी सिर्फ मेथड को डिफाइन हम यहाँ करते हैं। और जो इसे यूज करता है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं इंटरफेस को, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड। जैसे हम वहाँ एक्सटेंड यूज कर रहे थे ना, ठीक उसकी जगह इम्प्लीमेंट्स यूज कर देंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और यूज क्या कर सकते हैं, हम इसे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें इस ड्राइव पे क्या वर्क करवाना है। ठीक है, तो पब्लिक वाइड ड्राइव यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया कि ये प्रिंट करे ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस इंटरफेस का, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इसमें कहाँ पे आया कि हमने चीजें उसे हाइड कर रखी हैं। ठीक है, और सिर्फ नेसेसरी चीजें हम यूजर्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है ऊप्स के, तो ऊप्स के एडवांटेज है मॉड्यूलरिटी, यानी चीजों को मॉड्यूल में डिवाइड कर देना। ठीक है, अलग अलग चीजों को जब आपके पास मल्टीपल चीजें हों, तो आपको जैसे अपने घर में आप चीजें रखते हो कि जल्दी से चीजें मिल जाएं, ठीक है, अलग अलग तरह की। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी मॉड्यूल बना के रखते हैं कि क्लास है जैसे, तो एक क्लास में एक ही तरह के काम के लिए कोड्स लिखे गए, दूसरी क्लास में दूसरे तरह के काम के लिए कोड्स लिखे गए, मेथड्स लिखी गई। ठीक है, तो ये मॉड्यूलरिटी हो गया। दूसरा है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, एक क्लास अगर हमने पहले से बना रखी है और उसी तरह का वर्क दूसरे क्लास के लिए होना है, तीसरे क्लास के लिए होना है, तो हम सीधे उस क्लास को यूज कर लेंगे, ना कि हम फिर से एक नई क्लास या नया कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि हमने कोड बना हुआ रखा था, स्ट्रक्चर बना हुआ रखा था या कोड थे, हमने उसे यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल से मीनिंग है कि तो फ्लेक्सिबिलिटी से मीनिंग है कि अगर सिस्टम में आपके कहीं भी कोई चेंजेस होना है, यानी प्रोग्राम में कहीं भी कोई चेंजेस होना है, तो उस केस में उसे कम से कम एफर्ट में उस चेंज को कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में सपोज करो आज 10 यूजर्स हैं, ठीक है, और आगे चल के 10,000 हो गए, तो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो इतना कैपेबल हो कि वो 10 को भी 10 पे भी वही काम कर सके और 1000 के लिए भी या 10,000 के लिए भी वैसे ही काम कर सके विदाउट इम्पैक्टिंग एनी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। तो यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट बनते हैं वो काफी स्केलेबल होते हैं। ठीक है, एंड मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि अगर कहीं कोई चेंजेस होना है, कुछ चीजें मेंटेन होनी है, तो वो मॉड्यूलर में डिवाइड है, तो आप इजिली जहां पे चेंज होना है उस मॉड्यूल पे आप गए और उससे चेंज कर दिया। ठीक है, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। तो इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी का मतलब है कि ये क्लास जो है डेटा मेंबर और मेथड्स को बाइंड करके रखता है, और वहीं पे वो डिफाइन कर देता है कि कौन सा पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो वो उसी बेस पे आगे यूज होते हैं। तो वहाँ इस तरह से करने से क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी हुई या जो कोड्स की सिक्योरिटी हुई, वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, यानी हम नेसेसरी चीजें ही पब्लिक रखेंगे जो सबको यूज करना है, अदरवाइज कोई पासवर्ड है, यूजर नेम है, तो इन चीजों को हम प्राइवेट ही रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि OOPS इज अ पावरफुल वे टू डिजाइन मॉड्यूलर एंड यूजेबल सॉफ्टवेयर। जो OOPS होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके हम मॉड्यूलर डिजाइन करते हैं और रीयूजेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और जावा ऑप्स फीचर मेक्स इट सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एप्लीकेशन। ठीक है, तो जावा जो है, मतलब ओप्स फीचर जो है, किसी एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाने के लिए सुटेबल होते हैं। ठीक है,
तो स्केलेबल का मतलब कि कहीं कोई चेंज हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास 10 यूजर आज हैं और आगे चल के 10,000 यूजर हो जाते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो और एप्लीकेशन उसी तरह से काम करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलेबल। ठीक है, स्केलेबिलिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।